सहारा ग्रुप वो साम्राज्य जो कभी लाखों इन्वेस्टर्स का सपना हुआ करता था। फिनांस, सर्विसेज और रियल एस्टेट में जिसकी तूती बोला करती थी। फॉर्मूला 1 और आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स में उसकी टीमें हुआ करती थीं। जिसके पास खुद की एयरलाइंस हुआ करती थी। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक होटल्स हुआ करते थे। इंडियन क्रिकेट से लेकर हॉकी, तीरंदाजी टीम की जर्सी पर जिसका नाम चमका करता था, आज वही साम्राज्य बिकने की कगार पर खड़ा हुआ है और खरीदार भी कमाल का है, अडानी ग्रुप। सहारा ग्रुप सुप्रीम कोर्ट से अब गुहार लगा रहा है, हमारी 88 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को एक मुश्त अडानी को बेचने की अनुमति दे दीजिए। गरीबों के पैसों की धोखाधड़ी करने के बाद सहारा अब करोड़ों इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाना चाहता है। लेकिन सहारा मैनेजमेंट अडानी को ही प्रॉपर्टीज क्यों बेचना चाहता है? पोर्ट्स हो या एयरपोर्ट्स, कोल ब्लॉक्स हो या सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो, 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन हो या धारावी जैसा मेगा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सब कुछ अडानी के झोले में है। आखिर सहारा की ये स्थिति हुई कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या सहारा मैनेजमेंट पर कोई दबाव बना रहा है कि वो अडानी को ही अपनी सारी संपत्तियां बेचे? देश में और भी लोग हैं, टाटा, महिंद्रा, गोदरेज जैसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो सहारा के साम्राज्य को खरीदने की कुव्वत रखती हैं। बट व्हाई ओनली अडानी? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। सहारा ग्रुप की शुरुआत 1978 में तब हुई जब सुब्रत रॉय ने सिर्फ 2000 रुपए के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू की। सुब्रत ने इसे परिवार का नाम दिया और वादा किया कि ये आम लोगों की मदद करेगा। समय के साथ साथ सहारा ने होटल्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और मीडिया जैसे कई बिजनेस शुरू कर दिए। 1978 से 2000 तक ये ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग काम करने लगे। इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर माना जाने लगा। सुब्रत रॉय को लोग इज्जत से सहारा श्री कहा करते थे, गरीबों का मसीहा कहते थे। समस्या तब शुरू हुई जब सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL ने 2008 से 2011 के बीच OFCDs स्कीम लॉन्च कर दी। ये एक तरीके के बॉन्ड थे जिन्हें इन्वेस्टर्स खरीद सकते थे और इन्हें शेयर्स में भी बदला जा सकता था। सहारा ने गरीबों को टारगेट किया, स्पेशली जो मजदूर वर्ग था। कहा गया कि इन बॉन्ड्स को खरीदने पर अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिसमें 10 से 15 से 20% तक सालाना ब्याज का वादा भी शामिल था। लेकिन हकीकत यह थी कि इन रिटर्न्स की लिखित में कोई पक्की गारंटी थी ही नहीं। सहारा की इन स्कीम्स पर जब सेबी की नजर गई तो उसने जांच शुरू की। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि यह स्कीम बेहद अनसेफ और इलीगल है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत है ही नहीं कि इतने मोटे मोटे रिटर्न्स दे सकेगी। सेबी ने 23 जून 2011 को इन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि यह स्कीम गैर कानूनी है, क्योंकि इन्हें बिना सेबी की मंजूरी के पब्लिक में बेचा गया है। सेबी ने कहा कि सहारा ने गलत तरीके से पैसे जुटाए हैं, इसे इन्वेस्टर्स को पूरा का पूरा वापस लौटाना ही होगा। सहारा ने दावा किया कि हमने 95% पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन वो सिर्फ दावा ही था, सबूत नहीं दिए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को ऑर्डर दिया कि 3 महीने के अंदर इन्वेस्टर्स को उनके 24,000 करोड़ रुपए लौटाने होंगे, वो भी 15% ब्याज के साथ। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो सहारा की संपत्तियां बेचकर पैसे वसूल किए जाएं, ऐसा ऑर्डर दिया गया। सहारा ने 5120 करोड़ रुपए जमा कराए और बाकी का पैसा जमा कराने के लिए एक्सटेंशन की मांग कर दी, लेकिन कोर्ट ने मांग रिजेक्ट कर दी और फिर शुरू हुआ सेबी का सहारा ग्रुप की संपत्तियों को अटैच करने का सिलसिला। 2014 में सेबी की मांग और कोर्ट की अवमानना के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चेयरमैन सुब्रत रॉय को जेल भेजने का आदेश दे दिया। सहारा ने समय समय पर अपनी कई संपत्तियों को बेचकर अब तक करीब 16,000 करोड़ रुपए सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा करा दिए हैं। जेल जाने के 2 साल बाद 2016 में सुब्रत रॉय को पैरोल पर रिहा कर दिया गया और 2023 में पैरोल पर ही सुब्रत रॉय की मौत हो गई, जिसके बाद मामला और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक तरफ सहारा ग्रुप के पास फैसला लेने वाला कोई था नहीं। सुब्रत के बाद कोई उनकी फैमिली ग्रुप के डेली ऑपरेशंस में शामिल नहीं था। सहारा के चेयरमैन का पद भी खाली था और उस सीट पर कोई बैठना भी नहीं चाहता था। कहा जाता था कि जो वहां बैठा वो जेल गया। इसके अलावा कंपनी की प्रॉपर्टीज पर ईडी, SFIO, इनकम टैक्स, विभिन्न राज्यों की CID, EOW जैसी जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन ने संपत्तियों की बिक्री पर ब्रेक लगा दी।
क्योंकि मुकदमों से लदी प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन अब सहारा मैनेजमेंट कह रहा है कि उसे खरीदार मिल गया है। फाइनली खरीदार कोई और नहीं, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट और कोल ब्लॉक्स खरीदने वाले हैं गौतम अडानी। लेकिन यह सवाल यही है कि जिन प्रॉपर्टीज को पिछले करीब 10 से 15 सालों में सेबी और सहारा मिलकर के नहीं बेच पाए, स्पेशल ब्रोकर्स और कंसल्टेंट्स लगाने के बावजूद वो प्रॉपर्टीज नहीं बेची जा सकी, उसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त गौतम अडानी कैसे खरीदने वाले हैं। सहारा की इन प्रॉपर्टीज की कीमत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एमबी वैली की नीलामी का आदेश दिया था, तब उसकी रिजर्व वैल्यू 37,392 करोड़ रखी गई थी। एमबी वैली ड्रीम प्रोजेक्ट था सहारा का, यानी नीलामी इतनी कीमत से शुरू होती है जब सिर्फ एक प्रॉपर्टी की कीमत 37,000 करोड़ से ज्यादा हो। तो सोचिए 88 ऐसी ही प्रॉपर्टीज की कीमत कितनी होगी। सहारा ग्रुप जिन प्रॉपर्टीज को अडानी के हवाले करने जा रहा है, उनमें महाराष्ट्र की सबसे फेमस है एमबी वैली सिटी। ये सुब्रत रॉय सहारा का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, जो 8800 एकड़ में फैला हुआ था। इसके अलावा मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क में मौजूद इनके होटल्स, लखनऊ का सहारा शहर, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई की कई बिल्डिंग्स और राजस्थान, गुजरात, बंगाल, झारखंड, एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड और यूपी में भी ढेरों प्रीमियम लैंड, सब कुछ बिक रहा है। सहारा मैनेजमेंट ने आर्टिकल 142 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से कंप्लीट जस्टिस की मांग की है। सहारा सुप्रीम कोर्ट से ऐसी परमिशन चाहता है ताकि अडानी को संपत्ति खरीदते समय और बेचते समय भी कोई परेशानी न उठानी पड़े। सहारा मैनेजमेंट की डिमांड्स बड़ी दिलचस्प हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उनकी प्रॉपर्टीज पर किसी भी तरह की जांच, केस या इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो चल रहा हो या आगे चलकर कभी शुरू हो, सबको माफ कर दिया जाए। यानी चाहे स्टेट पुलिस हो, ईडी, एसएफआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, यहाँ तक कि ब्लैक मनी या बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी मामला क्यों ना हो, सबको रोक दिया जाए। सहारा का कहना यह भी है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि अडानी के लिए ये डील कमर्शियली वायबल बन सकेगी। कुल मिलाकर अडानी साहब को बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबका लबोलवाब यही है, इस पूरी डील का लबोलवाब यही है। अडानी को कोई समस्या ना हो, इसके लिए तो पूरा देश दिन रात मेहनत कर ही रहा है। प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। सहारा ने यह भी मांग रखी है कि इन प्रॉपर्टीज से जुड़ा कोई भी क्लेम या लायबिलिटी, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या सरकारी एजेंसियों का हो या फिर खुद सहारा का, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। कोई और कोर्ट, ट्रिब्यूनल या सरकारी बॉडी इसमें दखल न दे सके। एक और बड़ी मांग यह है कि अब तक इन प्रॉपर्टीज पर जितने भी अटैचमेंट ऑर्डर्स, रोक और पाबंदियां लगी हुई हैं, चाहे वो सेबी, हाई कोर्ट्स, ईडी या टैक्स डिपार्टमेंट ने लगाए हों, उन्हें सुप्रीम कोर्ट तुरंत हटा दे, ताकि अडानी ग्रुप आराम से सेल डीड्स साइन कर सके और इन प्रॉपर्टीज का फिजिकल कब्जा ले सके। सहारा की इन सभी मांगों को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये मांगें बड़े ही अधिकार के साथ मांगी जा रही हैं, जैसे कोर्ट नहीं इनका कोई खास व्यक्ति हो। इतने अधिकार से तो कोई तभी मांग कर सकता है जब किसी का सहारा हो। तो सहारा को किसका सहारा मिल रहा है ताकि अडानी जी को कोई समस्या ना हो, ये सोचने वाली बात दरअसल है नहीं। आप इतने समझदार हो ही गए होंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स की ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप इन प्रॉपर्टीज के लिए लंप सम अमाउंट पे करेगा, यानी वो प्रॉपर्टी दर प्रॉपर्टी अलग अलग कीमत नहीं देगा, बल्कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं 88 सभी का एक मुश्त भुगतान कर देगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संभवतः 14 अक्टूबर को सुनवाई कर देगा। पता चल जाएगा कि अनुमति दी गई है या नहीं, कौन सी मांगें मान ली गई हैं और कौन सी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सहारा ग्रुप को अपने इन्वेस्टर्स को 24,030 करोड़ रुपए वापस करने हैं। समय के साथ सहारा ने कुछ प्रॉपर्टीज बेचकर 16,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं, लेकिन सुब्रत रॉय की मौत ने मामले को पेचीदा बना रखा है। जानकारी के मुताबिक रॉय की मौत के बाद उनका परिवार ग्रुप के रोज के ऑपरेशंस में शामिल नहीं हो पाता, लेकिन अब यह फैसला लिया है कि आगे बढ़ने का मात्र एक ही रास्ता यही है कि प्रॉपर्टीज को जल्द से जल्द बेचकर अच्छी वैल्यू निकाली जाए ताकि बचा हुआ कर्ज चुकता किया जाए, इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कंटेम्प्ट की कार्रवाई को खत्म किया जा सके। ये पहली बार नहीं हो रहा जब सहारा मैनेजमेंट ने अपनी संपत्तियों को बेचने की कोशिश की है। इंडिया टुडे के मुताबिक सहारा ने पहले भी कई बार प्रॉपर्टीज को बेचने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्लान फेल हो गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सहारा की संपत्तियों पर चल रहे गंभीर मुकदमे, जिसकी वजह से कोई भी इन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। सेबी ने भी कई बार कोशिश की, स्पेशल ब्रोकर्स और कंसल्टेंट तक लगाए, लेकिन सहारा की कोई भी प्रॉपर्टी न बिक सकी, न ही लिक्विडेट हो सकी है।
मामला तब और उलझ गया जब जांच एजेंसियों ने अलग अलग इंक्वायरी शुरू कर दी। इसका सीधा असर सहारा की प्रॉपर्टीज बिक्री पर पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि कुछ लोग बिना इजाजत के सहारा की जमीनों और संपत्तियों की सौदेबाजी करने लगे। सहारा मैनेजमेंट को मजबूरन फिर पुलिस को शिकायत दर्ज करानी पड़ी ताकि संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। तो सहारा बर्बाद हुआ, लेकिन क्या इस बर्बादी का फायदा गौतम अडानी को मिलेगा? कोर्ट क्या फैसला देगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।